Chalo, my dear friends, can we start? So, very good morning to all of you. Are you all doing great? Are you sure? So, friends, आज हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक प्रोविजन के साथ। सही बात है। तो यस्टरडे आई गेस हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल में पढ़ा था, उसके हिस्ट्री को पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कहाँ से है। सही बात है। तो मैंने कल आपको एक बेल टेक्स्ट भी दिखाया था। सही बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उधर आगे बढ़ेंगे। चलेगा ना? ये मेरे जवानों, अरे सब लोग उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हुआ सब लोगों को? पढ़ना नहीं है आज? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना? अरे श्योर। चलो, तुम मुझको एक बात बताना, ये क्या होता है? इस एक बात बताना, ये क्या होता है? ये इट इज अ नंबर ऑफ द एक्ट, जिस साल में वो एक्ट पास हुआ है। मतलब 1872 में वो 9th नंबर का एक्ट है। श्योर। मुझे एक बात बताना, ये क्या है? मतलब इस दिन पे वो एक्ट बना है। अरे श्योर। वेरी गुड। मुझे एक बात बताना, ये क्या होता है? इंडियन का मतलब क्या होता है? मतलब ये इंडिया पे अप्लाई करेगा। अरे श्योर। और हमने ये देखा हुआ था कि इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है? होल ऑफ इंडिया में है। सही बात है। चलो, और एक बात बताना, ये क्या होता है? यस, ये व्हाट डू मीन बाय दिस? मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये प्रोविजन को कैंसिल करा गया। अरे श्योर। पक्का? क्यों क्यों कैंसिल करा? बिकॉज इसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन निकाले, इसमें से पार्टनरशिप के प्रोविजन निकाले, और क्या करा? और उसके बारे में सेपरेट एक्ट बना। रही श्योर। आपको तो बहुत जानकारी है लॉ के बारे में। किसने बताया आपको सब कोई बातें? हु टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स? अच्छा, मैंने बताया? अरे श्योर। कब? कौन है ये मोहित सर? बहुत होशियार लग रहे हैं। जिसके अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पहले जब इनिशियली बना था तो बेसिक्स लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिलेटेड बातें, पार्टनरशिप के बारे में बातें, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी बातें उसके अंदर थी। 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन निकाल करके अलग एक्ट बनाया गया। पार्टनरशिप के 1932 के अंदर जो भी प्रोविजंस थे उसको निकाल करके अलग एक्ट में डाला गया। और आज हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो है बेसिक लॉज और दूसरे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर बेसिक लॉज जो है वो आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाए जा रहे हैं, और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के अंदर है। माइट भी आप जब तक सीए इंटर में जाओगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां से निकाल दिया गया रहेगा, बिकॉज अभी सिलेबस चेंज प्रोसेस के अंदर है। ओके, अभी पूरा सिलेबस चेंज करने की कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट। तो माइट भी आपके सीए इंटरमीडिएट में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह ये बातें ना रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का प्रपोजल है कि आज जो सीए इंटर के सिलेबस में कंपनीज एक्ट और अदर एक्ट्स, ओके, ये पूरा सिलेबस के अंदर है। कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन में से 148 सेक्शन पढ़ने हैं, और अदर एक्ट के अंदर अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन आपका होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देन आपका होगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ऐसे 4 चैप्टर्स है। तो इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि इस अदर एक्ट को निकाल करके ये जो कंपनीज एक्ट पूरा है वो पढ़ेंगे। ओके, तो जो अदर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, जो हम लोग ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले थे, माइट भी आप जब तक जाओगे सी इंटरमीडिएट में तो माइट भी ये आपसे निकाल दें। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आप ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में जाके पढ़ो। हाँ, कहीं और एक्ट्स में, कहीं और सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस जरूर आता है। ठीक है, जैसे गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कैसे देते हैं उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो वो माइट भी कहीं अकाउंट्स में, लॉ में, कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकली उसके ऊपर हम लोग सी इंटरमीडिएट में पढ़ने के चांसेस आपको कम है, बिकॉज आपका सी इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट कब आएगा? आई गेस मई 2024। अगर आप मई 23 में पास हो जाओगे तो मई 2024 आ जाएगा, और नवंबर 2023 में ही इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज के बारे में सोच रही है। तो माइट भी आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी जिंदगी में स्पेसिफिकली ये बेसिक लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आप पढ़ोगे, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं और सिलेबस में रेफरेंस पॉइंट में पढ़ लोगे।
ओके और एक अच्छी बात यह है इंस्टीट्यूट ने करी हुई कि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो आपको सीए इंटरमीडिएट पे लाया है। जैसे पहले क्या होता था 148 सेक्शन आपको सीए इंटरमीडिएट में और उसके आगे 149 टू 470 ये सारे सेक्शन सीए फाइनल में पढ़ाए जाते थे। तो अब इंस्टीट्यूट क्या कर रही है उसको सीए फाइनल की खींच करके सीए इंटरमीडिएट में लेके आ रही है। तो सीए इंटरमीडिएट में ही आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लोगे तो बहुत मजा आएगा। ओके सब लोग पास होके सीए इंटरमीडिएट में आओगे? आर यू श्योर? ओके मेरे से लॉ सीखोगे पक्का? सब लोगों की इच्छा है? ग्रेट। चलो सो बच्चों हम लोग डायरेक्टली हमारे सिलेबस के साथ आज शुरुआत कर लेते हैं। कल तक हमने 2 लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चर्चा करी हुई थी कि ये था वो था, लॉ ऐसे होता है लॉ वैसे होता है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है तो आज हम लोग अपने एक्चुअल सिलेबस के साथ शुरू करेंगे, चलेगा? अरे श्योर? अरे रेडी? तो फ्रेंड्स ये रहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके सामने, जिससे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा मैं आपको उसका एग्जामिनेशन का वेटेज बताते जाऊंगा। ठीक है तो एक बार इंस्टीट्यूट को ही पूछ लेते कि इंस्टीट्यूट भैया हमको बता दो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में आता कितने मार्क्स के लिए? ठीक है इंस्टीट्यूट को ही पूछ ले, पूछे कि नहीं पूछे? तो ये रहा आपका, कहाँ गए? यस तो ये रहा आपका सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ द पेपर, जिसके अंदर सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ वाला पार्ट 60 मार्क्स के लिए जो आपके सामने है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी एंड कंपनीज एक्ट। तो इफ यू सी पूरा वेटेज जो है आपके आउट ऑफ 60 मार्क का जो वेटेज है उसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर 25 to 35% का वेटेज आपके 60 मार्क के सिलेबस के अंदर है। तो आउट ऑफ 60 मार्क 25% माने 15, यस और नो? 35 यानी कि अराउंड 20। तो मैं मान के चलूं कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क का है। श्योर? तो 60 में से आपको 15 से 20 मार्क का क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बाद में फिर देख लेंगे कि इसका वेटेज क्या है, उसका वेटेज क्या है। पहले समझो कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 से 20 मार्क का आएगा, तो उस शिद्दत से इसको पढ़ना है, चलेगा ना? ओके सर नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप देख पा रहे हो 6 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 6। जिसके अंदर पहला यूनिट आपको बता रहा है नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बता रहा है? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक रूल्स आपको समझने पड़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो ये सारी बातें आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई जाएगी। दूसरा यूनिट है आपका कंसिडरेशन। व्हाट डू बाय कंसिडरेशन? जैसे देखो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है कि सर हम आपके पास सीए फाउंडेशन का लॉ क्लास करेंगे, लेकिन उसके बदले आप मुझको फीस दे रहे हो ना, तो ये फीस कैसे देनी है, फीस कौन डिसाइड करेगा, फीस कैसे दे सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस कंसिडरेशन चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया लेकिन उसके अंदर कंसिडरेशन भी तो चाहिए। बताएंगे फोकट में आके आप पे बैठ सकते हो क्या? नहीं। चलो आपने मुझको है ना फीस दिया, तो आप बदले में आपको क्या मिल रहा है? क्लासेस मिल रहा है, सही बात है। तो बताएंगे आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? आपके क्लासेस, है ना? तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और वो कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में होगा, कौन डिसाइड करेगा? अब फीस कौन डिसाइड करेगा, क्लासेस कौन डिसाइड, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, इसके बारे में रूल्स जो है वो आपको यूनिट नंबर 2 में सिखाए जाएंगे। सही बात है। पहले यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, दूसरा उसके अंदर कंसिडरेशन कौन फिक्स करता है। नेक्स्ट वन, अब जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाए हैं उसके रिलेटेड कुछ अदर इसेंशियल एलिमेंट्स है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे बनेगा। पहले यूनिट में बस बेसिक कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड एडिशनल बातें यूनिट नंबर 3 में बताई जाएगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर सकता है,
एग्जाम्पल के तौर पे क्या कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? माइनर यानी 18 ईयर्स से कम जिसकी उम्र है, कोई है यहाँ पे माइनर जिसकी उम्र 18 से कम है, 18 से कम है? अब बेटा आप और बॉयज में सब 18 प्लस है, 18 प्लस। चलो यहाँ पे 2-3 लड़कियां हैं जो 18 से कम है, तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज वो माइनर है। सो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। अच्छा ये बताया किसने? ये बताता है आपको यूनिट नंबर 3। ओके मैं आपको एक सवाल पूछूं। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, विजय माल्या का नाम सुन, जानते हो आप? जानते कि नहीं जानते हो? अरे विजय माल्या, देखिए उसको एक बार सुबह सुबह थोड़ा देख लेते हैं। उला ला 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 ए ओ, है ना? देखो बताएंगे ये फ्रॉड करके भाग चुका है कि नहीं? ये लड़की ने देखो पहली बार देखा है विजय माल्या को, है ना बेटा? पहली बार देखा है इसको। ये कौन है पता है आपको? आपको बिल्कुल पता नहीं है कौन है? क्या क्या नाम है आपका बेटा? वैशाली जी। वैशाली जी को विजय माल्या के बारे में कुछ नहीं पता है। विजय माल्या बहुत संत आदमी है। हाँ तो नहीं है ना? संत आदमी है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिन ग्रंथों का पाठ सब इंडियंस करते हैं, फ्रॉड करने वाले, है ना? तो ये विजय माल्या बेटा एक बिजनेसमैन है। इन्होंने एक बड़े बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लिया था और बिना कर्जा चुकाए ये लंदन भाग गए। ओके तो इन्होंने बैंक में फ्रॉड करा है, बात समझो, फ्रॉडस्टर इंसान। तो विजय माल्या इन्होंने फ्रॉड करा हुआ है, तो कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है? बोल दिया कि इसने फ्रॉड करा हुआ है, इसके ऊपर सजा डिक्लेयर हो चुकी है। तो क्या विजय माल्या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? मुझको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, ये हमको बताएगा यूनिट नंबर 3, अदर इसेंशियल एलिमेंट, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल, तो मेरे को भी कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी, आपको भी कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी, ठीक है? अब आपका नाम क्या बेटा? भुवन। और कोई था ना वो देवेंद्र। देवेंद्र गायब हो गया क्या? अच्छा ये भुवन है, भुवन और देवेंद्र। ओके अभी भुवन और देवेंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? ये देवेंद्र भुवन को बोल रहा है, ये रे वो मोहित सर बहुत पकाते यार, एक तो लॉ पढ़ाते हैं, बहुत पकाते यार, बहुत नींद आती क्लास में, बहुत ऐसा अजीब लगता है क्लास में बैठने के लिए। तो देवेंद्र बोल रहा है भुवन को, एक काम कर, सर की सुपारी ले, काम करते सर को उड़ा देते हैं। तो उसके बदले भुवन ने देवेंद्र से 1 करोड़ रुपया ले लिया, बोलो मोहित सर को ठोकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तो होता है कि तुम मेरे लिए मोहित सर को ठोको, है ना? मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो देवेंद्र को कंसिडरेशन क्या है? मेरा ठुक जाना। और भुवन को कंसिडरेशन क्या है? 1 करोड़ रुपया। देखो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कंसिडरेशन भी फिक्स्ड है। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? भुवन आ गया क्लास में बेटा, बोल रहा है मोहित सर अच्छा पढ़ाते यार, मैं नहीं ठोकूंगा इनको। भुवन ने 1 करोड़ रुपए लिए, बहुत नालायक आदमी है, उसने 1 करोड़ रुपए ले लिया उससे, बोले क्या मोहित सर को ठोकेगा? 1 करोड़ रुपए ले लिया और ठोका ही नहीं। देवेंद्र अगले दिन क्लास में आ गया, वो क्या सोच रहा है? अब मोहित सर उड़ गए। ओके 9 o'clock he saw me entering the class, ये भुवन की तरफ देख रहा, अरे ठोका नहीं तूने यार। भुवन बोल रहा है मैं नहीं ठोकूंगा सर को। तो देवेंद्र बोल रहा है मेरे 1 करोड़ वापस दे दे। भुवन बोल रहा है मैं नहीं देता। वो चला गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट को बोल रहा है जज साहब मुझे इंसाफ दे दो, मैंने इसको है ना मोहित सर को ठोकने के लिए पैसा दिया था, इसने ठोका नहीं। जज साहब क्या बोलेंगे? हिला दिया गया, है कि नहीं? सही कि गलत? तो क्या ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर कर सकते हैं? क्या ऐसे इलीगल ऑब्जेक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? हाँ कि नहीं? मुझको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, यूनिट नंबर 3 बता देगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? किसने परफॉर्म करना है? सारी बातें यूनिट नंबर 4 में। जैसे कि भुवन ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा, क्या नहीं करा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने मुझको फीस दिया, मैं बीच में भाग गया, 15 दिन के बाद मैं भाग गया, आपका फीस लेके भाग गया, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए ना। उसके पहले भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किसने करना है ये तो फिक्स हो जाना चाहिए। मैंने आपको पूरा बैच पढ़ा दिया, आपने मुझको फीस ही नहीं दिया। सर आपने भी परफॉर्म करना है, मैंने भी परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना कब है? ये सारी बातें यूनिट नंबर 4 के अंदर। परफॉर्मेंस, पहला कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक नेचर,
दूसरा उसके अंदर पैसा कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, कौन फिक्स करेगा। तीसरा उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड और सारी बातें कि किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, किस प्रकार के नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब परफॉर्म कौन करेगा, यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट वन, परफॉर्म नहीं करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रिच, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, वादा करके निभाया नहीं, तो नहीं निभाया तो पार्टीज के पास क्या राइट्स आएंगे। मैं अगर बीच में ही भाग गया तो आपको कुछ ना कुछ तो राइट होने चाहिए ना, कि फीस रिकवर करे। अच्छा फीस छोड़ो, आपको नुकसान भी हो गया, आप वो पैसे कहीं बैंक में रख सकते थे, बैंक के पर ब्याज कमा सकते थे, तो क्या वो ब्याज मेरे से आप क्लेम कर सकते हो? हाँ कि नहीं, मुझको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, यूनिट नंबर 5 को पता है। ठीक है। एंड लास्ट वन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टिजेंट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, वो उस यूनिट में देख लेंगे। ठीक है, वो यूनिट नंबर 6 को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। यूनिट नंबर 5 तक कहानी क्लियर है क्या, बताओ। ओके, पहला यूनिट बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा उसके अंदर पैसा कौन बताएगा, पैसा कौन फिक्स करेगा, देगा कौन, तीसरा उसके रिलेटेड अदर इसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट आपका आएगा परफॉर्म कौन करेगा, बिकॉज अभी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो उसको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म करना है लेकिन परफॉर्म करा नहीं, तो परफॉर्म नहीं करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रिच, और ब्रिच हो गया तो रेमेडीज क्या क्या है, क्लियर। एंड लास्ट वाला कॉन्टिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद में कभी पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 6 आने के बाद। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर। कितने मार्क के लिए पढ़ना है, 15 to 20 marks. Okay, all of you are ready? Give me big fat thumbs up, come on. Are you sure, excited, straight bedo, come on मेरे प्यारे भाई और बहनों। ओके, ये रहा यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। अच्छा एक बात बताना मुझको, आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, हैव यू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, नो करा है बेटा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, फ्रेंचाइजी लिया था, कौन सा, कोल्हापुर स्पाइस का फ्रेंचाइजी लिया था, कहाँ पे, कराड़ में लिया था। अच्छा क्या नेचर था कॉन्ट्रैक्ट का, एक काम करेंगे, इस तरह माइक पे, हेलो 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 हेलो, अरे नहीं वो ऑनलाइन बच्चे भी सुनेंगे ना तो उनका भी मजा आ जाएगा। इसमें नहीं आती, एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का। तो उसमें थोड़े रूल्स थे, रूल्स और रेगुलेशन उन उन लोगों ने जो बनाए थे उस। हाँ हाँ, यस, हाँ उनका ही प्रोडक्ट था, हम हमारा पर्सनल कुछ नहीं ऐड कर सकते थे उसमें, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, नोटरी वगैरह वो सब कुछ किया था। यस यस, यस वही डिसाइड किया। यस, यस यस, ग्रेट। सो ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल गया, हमको रेफर करने के लिए। तो इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। चलो क्या नाम है आपका बेटा, ज्योति, यहाँ पे ज्योति जी है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडर है। तो ये ट्रेडर क्या करता है, एक स्पाइसेस का ट्रेडिंग करते हैं। अब ये ट्रेडर क्या करेगा, ज्योति जी को क्या करेगा, स्पाइसेस बेचेगा। और ज्योति क्या करेगा, अपने एक दुकान खोलेगी, है ना, ये दुकान है ज्योति जी का, ठीक है, इस दुकान में क्या करेगी, वो स्पाइसेस बेचेगी। अब इनके जो स्पाइसेस के प्राइसेस है, जिस प्राइस पे ज्योति जी यहाँ पे वो स्पाइसेस बेचेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, ट्रेडर ही डिसाइड करेगा, है ना। ज्योति जी को क्या मिल जाएगा उसके ऊपर, तो ज्योति जी और ट्रेडर, ओके, इनके बीच में जो हुआ है वो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में एंटर करते हैं। अब ये तो बहुत भारी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक रियल वाला कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। इसको छोड़ के हम अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। कैन यू जस्ट टेल मी दोज एग्जांपल्स।
सुबह सुबह टूथब्रश टूथपेस्ट खरीदी करते, ब्रश करते कि नहीं करते, ना लायक है ना। तो आप मान लो किसी दुकान में चले गए, उसको बोला कि मुझको टूथपेस्ट खरीदी करना है। क्या खरीदी करना है? टूथपेस्ट। और आपको तो पता है इंडिया में टूथपेस्ट का दूसरा नाम क्या है कि नहीं? साला कोई भी खरीदी, कुछ भी खरीदी करो। विजी को थोड़ा बाजू में रखते हैं अभी। तो कंपनी का नाम आ गया भाई। यस। तो आई गेस कितने लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट, आई मीन ऑफ यूजिंग कोलगेट। डू नॉट गेट शाय मैन। Colgate, I am also using Colgate. I'm not an agent of Colgate, huh? Colgate. और बाकी लोग कोलगेट छोड़ के बाबा रामदेव। तो तो वही ना, बाबा रामदेव पतंजलि है, उसका टेस्ट बहुत भद्दा सा है रे। नहीं, बाबा रामदेव का टेस्ट नहीं, बाबा रामदेव का टूथपेस्ट। बाबा रामदेव किसने खाया? अच्छा, और कोई? हाँ बेटा, कोलगेट मतलब कोलगेट ही ना, तो दूसरा है कोलगेट मैक्स फ्रेश, ऐसा ही है ना, ब्रांड कोलगेट ही है ना। अच्छा, कोलगेट 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 कोलगेट। कोई था ना इधर, हाथ ऊपर नहीं किया था। हाँ बेटा, आप व्हाट्स नाम? रुता जी। कोलगेट, हरीश्वर बॉयज में कोई है क्या कोलगेट छोड़ के? कोई है क्या? डाबर रेड, वेरी गुड। मिसवाक, ये क्या हो चुका है इंडिया में? टूथपेस्ट का दूसरा नाम कोलगेट हो चुका है कि नहीं? छोटा बच्चा जब दुकान में जाता है क्या बोलता है? मुझको डाबर का कोलगेट दो, क्लोजअप का कोलगेट दो, है कि नहीं? ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं बताओ? आजकल वो पानी की बोतल का दूसरा नाम क्या बन चुका है? बिस्लेरी, है ना। किसी भी दुकान में जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टेशन पे जाओ, दुकान में जाकर के क्या मांगते बताओ? आप बोलते हैं एक्वाफिना दो, बोलते हैं एक्वारिच दो, नहीं ना, हम क्या बोलते हैं? बिस्लरी दो। अच्छा, ये बिस्लरी क्या है? कंपनी का नाम है, क्या बनाती है? ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। लोग उससे भी परे हो चुके हैं अभी। लोग बोलते हैं मिनरल वाटर दो, मिनरल वाटर। अरे मिनरल वाटर मतलब जो विराट कोहली पीता है वो, जिसके अंदर एडेड मिनरल्स होते हैं, यू सी। चलो दिखाई देता हूं मैं आपको अभी। डिफरेंस देखो। इस बोतल पे अगर आप उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। चलो, इधर नहीं दिख रहा है। तो ये जो बॉटल है, ये बॉटल आती है आपकी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वाटर दैट वी कैन ड्रिंक, बट इसमें मिनरल्स नहीं है। हाँ, अगर मिनरल वाटर लोगे तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, तो इसमें एडेड मिनरल्स है। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, जो माइट भी आप झरने से वगैरह पानी आता है नेचुरल, उसमें मिनरल्स ऐड होते हैं। ये क्या है? ये बोर का पानी होता है, ओके, या नॉर्मल कहीं से भी जो कुआं वगैरह होता है उसका पानी होता है, और उसको वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। उसका प्रोसेसर बड़ा अलग है। उसको पानी को उबालते हैं, फिर वो ठंडा करते हैं, फिर वो पीने लायक बना देते हैं, मतलब उसमें से जो गंद है वो निकालते हैं। पीने के बाद हमको परेशानी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो 15 रुपए 20 रुपए का एक बोतल का आपको देना पड़ता है। मिनरल वाटर लोगे तो वो 150 रुपए 200 रुपए पर बोतल का आ जाता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? मिनरल वाटर दिया। और दुकानदार भी दे देता है क्या? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कितने में? 20 रुपए में। वो भी क्या बोलता है? बिस्लरी का दो। दुकानदार देता है एक्वारिच, एक्वाफिना, हम क्या बोलते हैं? बिस्लरी। तो इंडियन मार्केट ऐसे ही चलता है। साबुन का दूसरा नाम लक्स हो चुका है कि नहीं? चाहे हमाम लो, डेटॉल लो, और कौन सा होता है? साबुन साबुन कौन कौन से होते हैं अभी? और हाँ, संतूर, संतूर साबुन। संतूर साबुन नहीं, लक्स दो, नहाने का साबुन, लक्स साबुन। अच्छा, ये संतूर साबुन का ऐड बहुत जबरदस्त है।
आई जस्ट वंडर व्हाई सच एड इज देयर, है कि नहीं? संतूर साबुन के एड में हमेशा मम्मी होती है, संतूर मम्मी। साला संतूर पापा क्यों नहीं, बताओ? संतूर पापा क्यों नहीं है? इसका मतलब इस इंडिया में नहाती बस मम्मी चे, पापा नहाते होंगे बस पानी से, या नहाते ही नहीं है। उसका दूसरा मतलब ये हो गया, है ना? वो आता है एक लड़की जो मॉडल है, वो नाचती रहती है स्टेज पे, और वहां से कोई सैफ अली खान या ऐसा कोई आ जाता है, बोलता है कि वाह क्या डांस कर रही है, और वहां से एक छोटी बच्ची आती है, वो भी बच्ची ही होती है ना? वो बोलती है मम्मी, तो सैफ अली खान या दूसरा बोलते हैं मम्मी मला तर वाटलं तू कॉलेज गेला आहेस। मतलब क्या? संतूर साबुन से नहाने के बाद लड़कियों की उम्र कम हो जाती है, ऐसा प्रिटेंड करा हुआ है एड के अंदर। वैसा होता नहीं है। नहीं तो अपने दादी जी की अलग शादी करनी पड़ती थी फिर, कि दादी जी भी संतूर से नहाती है, बताओ। अच्छा ये तो चलो, ये एड तक तो ठीक है। दूसरा एड है संतूर का, ओके देखो, आपने देखा हुआ है कि नहीं देखा, आई डोंट नो। 2 संतूर साबणावर 1 पेन फ्री। अब ठीक है, आपने पेन दिया, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ तो फ्री दिया है, बट मुझको बाद में ये नहीं समझा कि नहाते नहाते लिखना है कि लिखते लिखते नहाना है। भाई क्या मतलब, शैम्पू फ्री दे दो, बॉडी वॉश फ्री दे दो, या एक साबुन पे एक साबुन फ्री दो, साबुन पे पेन, लॉजिक समझ में नहीं आया। उससे भी खतरनाक है 2 संतूर साबणावर 1 चमचा फ्री। देखो था कि नहीं था आज? अब खाते खाते कि नहाते नहाते कुछ नहीं समझा। पूरा मतलब मार्केटिंग गिमिक्स पूरे अलग है संतूर साबुन के, छोड़ो उस पर हम लोग नहीं आते अभी। हाँ, हम बात कर रहे थे कोलगेट, है ना? तो ये कोलगेट आप सुबह सुबह दुकान में चले गए, दुकानदार को बोला कि हमको एक, कितने का आता है ये, 25-30 रुपए का आ जाएगा, तो हमको एक कोलगेट खरीदी करना है। दुकानदार बोल रहा है कि हाँ हाँ ले लेंगे। दुकानदार ने आपको कोलगेट नहीं, दुकानदार ने आपको वो दिया क्या, मिसवाक। ये मिसवाक है ना, दुकानदार आपको ये दे रहा है, आपने मांगा क्या, दिया क्या, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपने किस चीज का डिमांड करा है? दुकानदार क्या दे रहा है? चलो आपको अक्ल नहीं है, आपको समझ नहीं है, आप बहुत छोटे हो, आप लेके चले गए मम्मी के पास, मम्मी ये ले लो टूथपेस्ट लाया, मम्मी ने 2 खींच के दिए, मम्मी बोल रही है कोलगेट मांगा था, नलायक ये क्या लेके आया तू? तो आप वापस दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार को बोला ओ काका कोलगेट दिया, कोलगेट ये सुनो, कोलगेट मांग। दुकानदार बोल रहे तुमको तो दांत ही घिसने हैं ना, और क्या घिसना है बताओ? ले लो, ये चलता है। हाँ आमची मम्मी का होत्या कोलगेट ही लेना, कोलगेट ही चाहिए मुझको, है कि नहीं? कोलगेट ही चाहिए मुझको, मैं एक्सेप्ट नहीं, मेरे पैसे मुझको वापस करो ना। क्या दुकानदार ने एक तो आपको कोलगेट देना है या आपके पैसे वापस करने हैं? सही कि गलत? क्यों दुकानदार आपको यही लेने के लिए बोल नहीं सकता कि यही ले लो करके? नहीं ना। वाई? बिकॉज इज यू, है ना? सॉरी ये नहीं, आप ऐसा पैसा लेके चलेगा ना उसके पास, है ना? इट इज यू एंड इट इज दुकानदार, ये ऐसा पीछे। चलो कुछ और बनाते हैं इस पे, ये हाँ ये बनिया, ओके। इसके बाद आप पैसा लेके चले गए, उसको क्या मांगा, कोलगेट दो, क्या दो, जोर से बोलो। वो आपको क्या दे रहा है, मिसवाक। तो आपने उससे एक इनडायरेक्ट वे से कॉन्ट्रैक्ट ही बना दिया। क्या बना दिया है, कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुमने मुझको देना है क्या, कोलगेट। सही बात है। और अगर तुम मुझको कोलगेट नहीं दोगे तो मेरे पैसे मुझको वापस करो। क्लियर? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही बना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था, है ना? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस जी,
हम इसको अपने यहां पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, कहीं पर भी जाओ आप सब कॉन्ट्रैक्ट से घिरे हुए हो। आप जो भी करते हो कॉन्ट्रैक्ट ही करते हो। आप यहाँ पे आ गए, इंक्वायरी करी क्या मुझको सीए फाउंडेशन का क्लास लगाना है, हमने बोला हाँ अपने पास है ना, तो आपने पूछा सर फीस कितना है, हाँ भाई इतना इतना फीस है, फीस दे दो, क्लास में आके बैठो, बात खत्म। तो आपने मुझको फीस देना है, मैंने तुमको क्लासेस पढ़ाने, बात खत्म। इतना ही कॉन्ट्रैक्ट, इतना सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी एंटर कैसे करते हैं, उसका लीगल बैकअप क्या है, व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे तो ये तो एक प्रकार का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जैसे ज्योति जी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था ये वाला, अब इसको हमको पढ़ना है। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते कैसे है वो हमको नहीं पढ़ना है, ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हमको फोकस देना है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो चेक करेंगे कि ज्योति जी कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए था, और व्हाट इज द प्रोसीजर। बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्लियर है, पक्का। तो देखो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या दिया है, फिर उसको हम लोग डीकोड करते जाएंगे आगे आगे। यू सी, देखो यहां पे दो लोग हैं, ये दो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो क्या बताया है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट माने, एक बार पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोला है, एन एग्रीमेंट, जोर से बोलो क्या, एन, जोर से बोलो सुनाई देना चाहिए, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। Okay, now what do you mean by agreement and what do you mean by enforceability of law? Enforceability का मतलब होता है validity, valid, allowed। मेरी बात समझे, valid, allowed, जो लॉ बोलता है कि हाँ ये सही है। मेरी बात समझे। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे नीचे, एग्रीमेंट मतलब होता है जहां पे एक दूसरे को हम प्रॉमिस देते हैं। ओके, जैसे ए और बी दो लोग हैं, कान खोले आप सबकी, शांति से डिकोड करना है टर्म कॉन्ट्रैक्ट को। मेरे पास दो लोग हैं ए और बी। ए ने कहा बी से कि आई विल सेल द गुड्स टू यू वर्थ ₹10,000, और से गुड्स की जगह पे हम लेते हैं सेल द कार। तो ए और बी है, ए ने कहा बी से कि मैं तुमको अपनी कार बेचना चाहता हूं, कितने में, 10,000 रुपयों में। तो यहां पे ए ने बी को क्या दिया, जोर से बोलो क्या दिया, आई बात समझ में। ए ने क्या दिया, ऑफर। अब बी के पास ऑप्शन है क्या, एक तो वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको, सही की गलत। तो इमेजिन करते हैं बी को भी खरीदी करनी है, तो बी ने कर दिया उसको एक्सेप्ट। तो एक जगह से ऑफर गया, एक जगह से उसका एक्सेप्टेंस आया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जोर से बोलो क्या, जोर से बोलो, ऑफर प्लस क्या बन जाता है, मेरी बात समझे। तो यहां पे ए और बी के बीच में क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है, अरे क्या बना है, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट करा। ए ने ऑफर दिया, बी ने, ऑफर प्लस, ऑफर कौन बोलेगा, आमची तीर्थरूप, ऑफर बोलो, इज इक्वल टू, देखो लॉ भी कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नहीं। जैसे मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ते हैं, अकाउंट्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, तो वैसे लॉ में भी रूल्स है। बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओके चलो, तो बताएंगे ऑफर प्लस, कम ऑन,
acceptance is equal to offer plus acceptance is equal to, अरे ये तो एग्रीमेंट हो गया. और अपना कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू, बोलो ना, सही बात है. तो ये वाली बात यहां पे आ जाएगी. और उसमें अगर एनफोर्सिएबिलिटी आ गई तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है, अब एग्रीमेंट तो समझ गए. एक ऑफर आती है, उसी ऑफर को वो एक्सेप्ट करता है, तो वो दोनों के बीच में एग्रीमेंट सा बन जाता है. जैसे ज्योति जी ने उस ट्रेडर के साथ, मान लो ज्योति जी ने उस ट्रेडर को ऑफर दिया कि मैं आपके स्पाइसेस बेचना चाहती हूं, तो ट्रेडर ने बोला हाँ बेचो. तो उनके बीच में क्या बन गया? क्या बन गया? सही बात है. ओके, अब ज्योति जी का एग्जांपल दे. ज्योति जी कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, और अगर होगा तो होगा नहीं वैसे. तो इमेजिन करते हैं यहां पे है ज्योति जी, दो सिचुएशन है. सिचुएशन नंबर 1, ज्योति जी और यहां पे है ट्रेडर. अब ज्योति जी ने ट्रेडर को क्या दिया? ऑफर, है ना. क्या ऑफर दिया? दैट आई वांट टू सेल योर स्पाइसेस एट कराड़, है ना, है कि नहीं. तो ट्रेडर बोला ठीक है, ओके, यस, आई एक्सेप्टेड इट, एक्सेप्टेड योर ऑफर. तो बताएंगे इनके बीच में क्या बन गया? लगेज कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नालायक. एग्रीमेंट क्या बना अभी? एग्रीमेंट. सही बात है, क्लियर है. दूसरा, अब ज्योति जी और अगेन यहां पे है ट्रेडर. अब ज्योति जी ने ट्रेडर को एक ऑफर दिया. ये ट्रेडर, आई वॉन्ट टू सेल ट्रेडर मान लो ड्रग्स का व्यापारी है, चरस, अफीम, गांजा, आर्यन खान. समझे कि नहीं समझे? तो ट्रेडर बोला जी हाँ ठीक है, ओके, नो वरीज, एक्सेप्टेड. अब ये तो ट्रेडिंग ही करता है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया. ज्योति जी मैंने पहले कहा कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है. अच्छा ये समझ लो ये ज्योति जी नहीं है, वो यहां पे हम लोग रेफर कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ज्योति जी ने ट्रेडर से कुछ स्पाइसेस खरीदी करने हैं. तो ज्योति जी ने कुछ 1 करोड़ रुपए ट्रेडर को दे दिए स्पाइसेस देने के लिए, लेकिन ट्रेडर ने स्पाइसेस डिलीवर करे ही नहीं. ठीक है, सिचुएशन नंबर 1. अगेन सिचुएशन नंबर 2, ज्योति जी पेज ₹1 करोड़ टू ट्रेडर. किसके लिए? टू परचेज दी ड्रग्स. दोनों भी केस में 1-1 करोड़ रुपए दिया. अब आप मुझको बताएंगे दोनों में से कौन से केस में ज्योति जी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है? हाँ जी, अरे श्योर. इस केस में क्यों नहीं? अगर इस केस में ज्योति जी कोर्ट में चली जाती तो क्या होगा? क्या जज साहब कोर्ट ज्योति जी की सुनेगा? क्या इनको इंसाफ देंगे? अरे श्योर, पक्का. इमेजिन करते हैं ज्योति जी कोर्ट में चली गई. हाँ, इमेजिन करते हैं अभी सीन नंबर 1 ना, सीन नंबर 1, ज्योति जी कोर्ट में चली गई. ज्योति जी जज साहब के सामने बोल रही, जज साहब मुझे इंसाफ दे दो, मैंने इस ट्रेडर को 1 करोड़ रुपया दिया था. क्या दिया था? गौर से देखो इस चेहरे को. इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई है हैवानियत. जज साहब मैंने इसको 1 करोड़ रुपए दिया था. उसने मुझसे वादा करा था कि वो मुझको 1 करोड़ के स्पाइसेस देगा, वो स्पाइसेस मैं लूंगी और कराड़ में बेचूंगी, मेरी रोजी रोटी चलेगी जज साहब. लेकिन जज साहब इसने मेरे 1 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन मुझको स्पाइसेस नहीं दिए. जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए. जज साहब बोले अच्छा ठीक है. तो ट्रेडर को भी कटघरे में बुलाया. जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा. मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं. गीता कौन है? भगवत गीता. ओके, तो ट्रेडर को पूछा बताओ ऐसा हुआ था?
तो ट्रेडर नहीं 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 बोल रहा है। ज्योति जी ने वो 1 करोड़ रुपए दिया हुआ पेमेंट का रिसीट दिखाया, देखो जज साहब 1 करोड़ रुपए दिए थे, हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था, लिखा पढ़ी भी हुई थी, जज साहब ये देखो। जज साहब ने देखा, अच्छा जी असल करते सोए। कौन बोल रहे हैं? जज साहब। किसको बोल रहे हैं? वो ट्रेडर को बोल रहे हैं। ज्योति जी के 1 करोड़ रुपए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसको वापस करना। तो 10 लाख रुपए का ब्याज बना था उसके ऊपर, तो 1 करोड़ 10 लाख ज्योति जी के खाते में जमा हो गए। ज्योति जी को मिल गया इंसाफ, ज्योति जी खुश है, हंसता हुआ चेहरा लेके वो घर निकल आ गई और कोई बिजनेस कर रही है 1 करोड़ 10 लाख का। अब दूसरा केस पकड़ते, दूसरे केस में ज्योति जी चली गई कोर्ट के अंदर, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब बोले क्या हुआ? ज्योति जी ने अपनी हकीकत बता दी। जज साहब मैंने इस बंदे को 1 करोड़ रुपए दिए थे और उसने मुझको कहा था कि वो मुझको 1 करोड़ के ड्रग्स देगा और वो मुझको लूंगी और मैं उसको करोड़ में बेचूंगी। जज साहब बोले क्या क्या खरीदी करोगे? ड्रग्स ड्रग्स। जज साहब ने पूछा क्या? कुछ नहीं जज साहब, ड्रग्स। ज्योति जी बोली गौर से कोई चेहरे को तुम चुप बैठो, ड्रग्स नहीं कर। उनको अंदर ले लो। बताएंगे क्या इस केस में ज्योति जी को अपने 1 करोड़ रुपए वापस मिलने के कोई आसार? क्यों? इलीगल है, ये नहीं हो सकता। अरे श्योर, मतलब दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है और कौन सा एनफोर्सिएबल नहीं है? एनफोर्सिएबल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको पार्टीज परफॉर्म करने के लिए दूसरे पार्टी को एनफोर्स कर सकती है, बोल सकती है, अपना हक मांग सकती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर पार्टीज अपना हक, अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं कि मुझको ये मेरे राइट्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बने हुए मुझको दे दो। पहले कॉन्ट्रैक्ट में वो हक मांग सकती थी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बिकॉज ये क्या है? सरासर इलीगल है और ये क्या है? लीगल है। मेरी बात समझे? तो बेसिकली टू सम अप विद, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब हम लोग मान सकते हैं दैट इज लीगल। एग्रीमेंट तो सब होता है, बताएंगे एग्रीमेंट तो ये भी था और एग्रीमेंट तो ये भी था। ऑफर और एक्सेप्टेंस था कि नहीं था? पहले केस में भी था ना कि तुम मुझको स्पाइसेस दे दो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी। हाँ बोला, ऑफर दिया ज्योति जी ने, है कि नहीं? और उसने क्या करा? एक्सेप्ट करा कि नहीं करा? देखो यहाँ पे ये ऑफर, ये एक्सेप्टेंस, तो एग्रीमेंट बना कि नहीं बना? साला यहां पर भी ऑफर था, यहां पर भी एक्सेप्टेंस था, मतलब एग्रीमेंट तो यहां पर भी बना था, है कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट लीगल ही हो। जैसे ये भुवन ने मेरा सुपारी लिया था, ये देवेंद्र ने उसको पैसा दिया था ना, मतलब पैसा देने का वादा किया था, और भुवन ने भी हाँ बोला था ना, हाँ उसमें क्या है, ठोक देंगे, जैसे कर कार से उतरेंगे उड़ा देंगे। एग्रीमेंट तो था ना। एग्रीमेंट तो किसी चीज का भी बन सकता है, किसी भी चीज का बन सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ये एग्रीमेंट लॉ की नजरिए में लीगल है कि नहीं है। क्या ये एग्रीमेंट पे लोग अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है कि नहीं है? और अगर मान लेते हैं अपना एग्रीमेंट अगर, बोलो ना, एनफोर्सिएबल है तो वो क्या बन जाता है? सही बात है। एग्रीमेंट तो हम किसी भी चीज का बना सकते हैं, वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन बस लीगल एग्रीमेंट ही क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, और जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कभी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते, अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिक थंब रूल सा बन जाता है। बताएंगे ऐसे एग्रीमेंट जो क्या है, बताओ? ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल है, जो एनफोर्सिएबल है, वही क्या बन जाते हैं? मेरी बात समझे? बेसिक रूल समझो। क्या रूल है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू, व्हाट इज एनफोर्सिएबिलिटी?
व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी? लीगैलिटी, सही बात है। और एग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस, जोर से बोलो। और व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी? लीगैलिटी, सही बात है। क्लियर, समझे? तो अभी बुक लाए ना आप? अलग बुक लाएगी लॉ के लिए, कि किसी और बुक में लिख रहे हो, है ना? तो मस्त, आपने कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम लिखा है गेस, नीचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री लिखा है, यस, उसके नीचे लिखेंगे ये वाला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट लिख लगा। इज इट ओवर? इज इट ओवर? ओके, तो यहां पे हमने पढ़ा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो क्या होता है? लीगल होता है, उसको क्या कहते हैं भाई और बहनों? ओके, अब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है ना, इसका जो डेफिनेशन है, दैट इज ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट। इसका और एक डेफिनेशन आपको यहां पे दिया हुआ है, देखो। ओके, अब इसको देखोगे तो वही सारी बातें हैं, लेकिन लॉ की भाषा में बताइए। ओके, दैट इज, देखो, every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as what? Come on, हमारा बेसिक थंब रूल क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या है? एग्रीमेंट। ओके, अब इसी चीज को हम प्रॉमिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैसे? जैसे मान लो दोस्त दोस्त मिले हैं और उन्होंने सोचा है कि संडे को हम लोग मूवी जाएंगे। एक दोस्त ने अपने ग्रुप में एक पिन मार दी कि संडे को मूवी जाते हैं, तो बाकी सब बोले हाँ हाँ हाँ, जाते जाते, नो वरीज नो वरीज। उसमें से एक दोस्त बोला अरे नहीं यार, संडे को हमने घर में फंक्शन है तो मैं नहीं आऊंगा। तो एक ने एक्सेप्ट नहीं करा, बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, है कि नहीं? तो बताएंगे मुझको प्रॉमिस किसके किसके बीच में हुआ? जिन दोस्तों ने हाँ बोला, है ना, और जिन दोस्तों ने ना बोला, उनके बीच में प्रॉमिस हुआ? नहीं हुआ। अब बात निकलती है संडे पे। अब संडे पे जिन लोगों ने हाँ बोला था उसमें से एक बंदा नहीं आया, तो बताएंगे उसने प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो प्रॉमिस मतलब क्या होता है? वादा, कि मैं संडे को आऊंगा। वादा, तो वादा क्या होता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद ही होता है ना। तो मेरा आपसे वादा है कि संडे को मैं आपको मूवी लेके जाऊंगा, और आपका मेरे से वादा है कि आप संडे को मूवी आओगे। तो मेरा प्रॉमिस और आपका प्रॉमिस जब मिल जाता है तो बन जाता है एग्रीमेंट, है ना? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर एक प्रॉमिस और उस प्रॉमिस को मिला हुआ दूसरा प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि ए ने बी को बताया कि मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा, 100% बेचूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बी बोल रहा है ठीक है, उसके बदले मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। कितने? तो ये मेरा वादा है। तो इसका वादा इससे, इसका वादा इससे, दोनों वादे एक दूसरे के लिए क्या बन गए? कंसिडरेशन बन गए। बी के लिए कार कंसिडरेशन है और ए के लिए 10,000 कंसिडरेशन है। तो दोनों के कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए क्या बन गए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वही बात लॉ की भाषा में बोलते हैं। बताएंगे एक दूसरे के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट नहीं। और दोनों वादों को एक साथ क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। मैंने तुमसे वादा करा, तुमने मुझसे वादा करा, तो दोनों का क्या बन गया?
दोनों का वादा मिलके क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या बन गया? और दोनों का वादा एक दूसरे के लिए क्या बन गया? कंसिडरेशन। मेरी बात समझे? तो लॉ की भाषा में एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कम ऑन, एवरी प्रॉमिस, जोर से बोलो, क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक वादा या एक से ज्यादा वादे, अगर वो एक दूसरे को क्या होते हैं? कंसिडरेशन फॉर्म कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जोर से बोलो, वापस एक बार, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्लियर है? पक्का? और अपना बेसिक रूल क्या है? व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सही बात है भाई और बहनों? भाई और बहनों, एनी डाउट? अब इस प्रॉमिस का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉमिस भी डिफाइन करा हुआ है हमने यहाँ पे, देखा, देखो डी कोड कर रहे हैं हम लोग। डी कोड, एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और इसका दूसरा मतलब हमने क्या समझा? दैट प्रॉमिस प्लस प्रोमिसेस, है ना, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ये क्या होता है? एग्रीमेंट ही होता है ना। अब हम लोग डिकोड कर रहे हैं कौन से वर्ड को? अब ये प्रॉमिस वर्ड क्या है? ओके, समझे? प्रॉमिस कब कहते हैं कि एक ने दूसरे को प्रॉमिस करा? देखो, व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस? व्हेन ए पर्सन टू whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, that is A ने B को प्रपोजल दिया है ना, that I want to sell my car, तो when the person to whom, किसको? B को क्या दिया? प्रपोजल। सिग्निफाइज यानी कि देना, एक्सप्रेस करना, है ना। सिग्निफाइज इज असेंट, असेंट माने पॉजिटिव रिप्लाई, कि हाँ, हामी भरना। देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तब वो क्या माना जाएगा? प्रपोजल एक्सेप्ट करा है। प्रपोजल एक्सेप्ट, ऑफर एक्सेप्ट करी है। कब कहेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेड है, ऑफर एक्सेप्टेड है? जब सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि आपने हमको प्रपोजल दिया, सर हम आपके क्लास में आके लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने हाँ बोला ना, तो जब मैं हाँ बोलूंगा तब वो क्या कहेंगे? आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ, आपका प्रपोजल, प्रपोजल यानी ऑफर क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ। और जब ये प्रपोजल दैट इज ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। अगेन देखो, सेम लॉजिक, बेसिक रूल अपना वही है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बेसिक रूल वही है ना। तो बताएंगे व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस? प्रॉमिस का मतलब क्या है? दैट व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, मतलब घूम फिर के यही आ गए, इसलिए मैंने पहले वही लिख दिया। डिकोड कर रहे हैं हम लोग, हौले हौले समझ रहे हैं उसको, सारी बातें वही है। लॉ में अलग अलग भाषा में बोलते हैं, है कि नहीं? प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तब क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? कंसिडरेशन। और अगर ये प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर वो लीगल है तो वो क्या बन जाते हैं? ओके, अब अगेन ज्योति जी का कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं। ज्योति जी चली गई किसके पास? ट्रेडर के पास, और उनको क्या दिया? क्या दिया? ऑफर दिया। किस चीज का ऑफर दिया? तो पहला स्टेप क्या था? ऑफर। ओके, किसने दिया? ज्योति जी ने किसको दिया? ट्रेडर को दिया। क्या? कि मैं आपके स्पाइसेस बेचना चाहती हूं, क्या आप मुझको वो स्पाइसेस दोगे? तो दूसरी चीज क्या हुई? ट्रेडर ने क्या करा उसको? जोर से बोलो, ट्रेडर ने क्या दिया ज्योति जी को? एक्सेप्टेंस दिया। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? नहीं रे, ये बन गया प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस, प्रपोजल एक्सेप्टेड, प्रॉमिस, है ना। और ज्योति जी ने क्या बताया? कि मैं आपको वो स्पाइसेस के बदले कुछ ना कुछ तो पैसे दूंगी। तीसरी बात कंसिडरेशन, है कि नहीं? तीसरी बात कंसिडरेशन, किसने किसको देना है? ज्योति जी ने ट्रेडर को देना है। क्या देना है? मनी, पैसा, है कि नहीं? पैसा। चौथी बात, अब अगेन कंसिडरेशन, कौन किसको देगा? ट्रेडर ज्योति जी को देगा। क्या देगा?
स्पाइसेस देगा, है ना, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन मिला ना, तो बताएंगे जब प्रॉमिस बन जाता है और प्रॉमिस को कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और बताएंगे स्पाइसेस बेचना लीगल है कि इलीगल है, अरे श्योर, तो ये एग्रीमेंट क्या है, लीगल है, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, अरे श्योर, पक्का, समझे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे, बताएंगे व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाता है, व्हाट इज एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी, लीगल होना चाहिए, सही बात है। बताएंगे मुझको ये एग्रीमेंट का लॉ में डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिस और प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, एंड व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस, प्रपोजल और ऑफर व्हेन गेट एक्सेप्टेड, झाले एवढंच, कितना सिंपल है कि नहीं। अब जो भाई अपने लिखा है उसके नीचे इसको कॉपी डाउन कर लेना फटाफट। इज इट ओवर, इज इट ओवर, यस। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर पे हमने डिकोड करा द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार वापस रिवाइज करते हैं जाते जाते। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बताएंगे एग्रीमेंट की लॉ में डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिस और promises forming consideration for each other, and what is promise, proposal when it gets accepted, any doubt, any doubt, okay, so I guess आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गया है। अब जब कल मिलेंगे तो और डिटेल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, पक्का, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह पे और इसी शो के अंदर जिसका नाम है कौन बनेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।